सभी को नमस्कार, स्वागत। आज हम आत्मज्ञान के मार्ग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करेंगे, मानव मशीन के 7 केंद्र। इस विषय में हम जानेंगे कि हमारे अंदर आंतरिक रूप से कौन से ऊर्जा केंद्र हैं, वे कैसे काम करते हैं, वे किस ऊर्जा का उपभोग करते हैं, वे कहाँ स्थित हैं, आदि संभावनाओं को जानने जा रहे हैं जो मनुष्य के रूप में हमारे पास इन केंद्रों को विकसित करने, संतुलित करने और पुनर्जीवित करने के लिए हैं। हम जानेंगे कि वे क्या कार्य करते हैं, दैनिक जीवन के दौरान उनकी गतिविधि क्या है और ऊर्जा कैसे बचाई जाए। और यह सब इसलिए ताकि हम अपनी ऊर्जा को महत्व देना शुरू करें और हम इसे अपने आंतरिक विकास के लिए बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखें। तो आइए देखें कि हम सभी के पास कौन से ऊर्जा केंद्र हैं और इन्हें कैसे संतुलित किया जाए। केंद्र ऊर्जा बिंदु हैं जो हमारे भौतिक शरीर के विभिन्न कार्यों के विकास की अनुमति देते हैं। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं और यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि जब हम केंद्रों की बात करते हैं तो हम किसी ऐसी चीज का उल्लेख करते हैं जो भौतिक दुनिया से संबंधित है और इसलिए भौतिक शरीर से संबंधित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि हम इन्हें चक्रों से अलग कर सकें, क्योंकि हालांकि केंद्र, चक्र और ज्ञान चक्र घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, चक्र आत्मा से संबंधित है, ज्ञान चक्र शुद्ध आत्मा से संबंधित है, जबकि केंद्र है भौतिक शरीर से संबंधित। तो ये 7 केंद्र हमारे भौतिक शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होते हैं। लेकिन हम प्रत्येक केंद्र के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहला केंद्र यौन है। ये स्थित है कोक्सीक्स के स्तर पर, जो हमारी रीढ़ की सबसे निचली हड्डी है। ऊर्जा का प्रबंधन करता है वो हमारी यौन ऊर्जा है और इसका कार्य सृजन करना है, क्योंकि हमारी यौन ऊर्जा रचनात्मक है। और इस केंद्र में सृजन की 3 संभावनाएं हैं। हम सुपर सेक्स के माध्यम से, सामान्य सेक्स के माध्यम से या इंफ्रा सेक्स के माध्यम से सृजन कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेक्स करते हैं ये केंद्र सक्रिय हो जाता है और हम सृजन कर रहे होते हैं। यदि हम सुप्रा सेक्स का अभ्यास करते हैं, जो कि बेहतर सेक्स का अभ्यास है जिसे हम पहले ही इस पाठ्यक्रम के विषय संख्या 1 में पढ़ा चुके हैं, और सुप्रा सेक्स का अभ्यास करते समय हम अपनी यौन ऊर्जा को संभोग और स्खलन के माध्यम से नहीं फैलाते हैं, बल्कि हम इसे अपनी रीढ़ के माध्यम से प्रवाहित करते हैं। हम वो बनाने जा रहे हैं जिसे हम प्रकाश की संतान कह सकते हैं, जो अस्तित्व के अस्तित्वगत निकायों का निर्माण है, जो आंतरिक शरीर है, जो हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों में सचेत उपस्थिति की अनुमति देंगे। दूसरी ओर, यदि हम सामान्य सेक्स का अभ्यास करते हैं तो ये यौन ऊर्जा को बर्बाद किए बिना, अर्थात व्यभिचार तक पहुंचे बिना, कामुकता का अभ्यास करना भी है, लेकिन बच्चा पैदा करने के इरादे से। इस अभ्यास में एक शुक्राणु, सबसे मजबूत, को दिव्य मां द्वारा अंडे को निषेचित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, वीर्य में मौजूद सभी लाखों शुक्राणुओं को बर्बाद करने की आवश्यकता के बिना। इस अभ्यास को करने से हम एक शारीरिक बच्चा पैदा करेंगे। हम प्रजातियों का पुनरुत्पादन करेंगे। लेकिन अगर हम इंफ्रासेक्स का अभ्यास करते हैं, जो कि एक पालौकिक उद्देश्य के बिना सेक्स है, और हम अपनी यौन ऊर्जा को संभोग या स्खलन के माध्यम से बाहर निकालते हैं, तो हम अपने भीतर अहंकार पैदा करेंगे, हम उन रूपों या बुराइयों को पैदा करेंगे और हम अधिक मनोवैज्ञानिक दोष पैदा करेंगे जो फंसते हैं और स्थिति हमारा विवेक। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अहंकार पैदा करना बंद कर दें और खुद को आंतरिक रूप से बनाना शुरू कर दें। भौतिक बोध इस केंद्र से संबंधित है स्पर्श। चूंकि यह स्पर्श, चुंबन और दुलार के माध्यम से है कि सुप्रासेक्स के अभ्यास के लिए यौन शक्ति सक्रिय होती है, इसी तरह हम सृजन करते हैं। दोष जो इस केंद्र का प्रबंधन करता है वो आलसी है, क्योंकि यह वो है जो हमारे अंदर किसी भी सृजन को प्राप्त नहीं होने देता है। दूसरा केंद्र सहज ज्ञान है। ये स्थित है त्रिकास्थी की ऊंचाई पर, हमारी रीढ़ में। ऊर्जा जो इस केंद्र का प्रबंधन करती है वो वाइटल एनर्जी है। ये हमारे अंदर मौजूद सभी पानी के प्रबंधन का प्रभारी है, इसलिए ये केंद्र भौतिक शरीर के स्वास्थ्य और हमारी सभी कोशिकाओं के प्रजनन का प्रबंधन करता है।
इसके दो कार्य हैं, एक यांत्रिक और एक चेतन। इसका यांत्रिक कार्य सीखना है, इच्छा और दोहराव के माध्यम से सीखना। एक बार जब हम कुछ चाहते हैं तो हम उसका स्वाद लेना चाहते हैं। एक बार जब हम उसका स्वाद चख लेते हैं तो वह हमारे पानी की स्मृति में अंकित हो जाता है, और हर बार जब हम खुद को उसी स्थिति में पाते हैं तो हम वही इच्छा महसूस करते हैं और हम इसे बार बार दोहराना चाहते हैं। अर्थभाव इस केंद्र से संबंधित है स्वाद की अनुभूति। इस केंद्र से संबंधित दोष है लोभ, क्योंकि एक बार जब हमने कुछ आजमाया और वो पसंद आया तो हम हमेशा और अधिक चाहते हैं। इस केंद्र का चेतन कार्य समझना है। किसी भी स्थिति को स्मृति में रखे बिना उसके गहरे अर्थ को प्राप्त करने का क्या मतलब है, जैसे हमारा विवेक इसे प्राप्त करता है। इस प्रकार हम अपने विवेक से जानकर कार्य करेंगे, न कि याद करके। ये केंद्र हमारे पारे के सभी धात्विक परमाणुओं का प्रबंधन करता है। उनके भीतर हमारा अहंकार समाहित है और कर्म का प्रबंधन भी करते हैं। तीसरा केंद्र यह निचला भावनात्मक है। ये स्थित है नाभि के स्तर पर, रीढ़ की हड्डी पर। ये जिस ऊर्जा को संभालता है वो भावनात्मक ऊर्जा है। इसलिए आपकी भूमिका सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना है। सकारात्मक भावनाएं वे हैं जो हमारी चेतना में उत्पन्न होती हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करने की इच्छा और सच्चा प्यार, जो एक उच्च भावना है जो भावुकता और लगाव से संबंधित नहीं है। नकारात्मक भावनाएं वे हैं जो हमें खुशी या दर्द, आकर्षण या अस्वीकृति का एहसास कराती हैं। नकारात्मक भावनाओं के साथ हम प्यार में पड़ जाते हैं, हम आनंद महसूस करते हैं, हम नफरत महसूस करते हैं, हम आक्रोश महसूस करते हैं आदि। हमें इस केंद्र को संतुलित करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह वो है जो आग का प्रबंधन करता है। हमारे अंदर की आग वो उत्तेजना है जिसका उपयोग हम सभी कार्यों को करने के लिए करते हैं। इसलिए यदि हम इस केंद्र को सचेत रूप से प्रबंधित करना नहीं सीखते हैं तो हम हमेशा अपनी सारी भावनात्मक ऊर्जा उन भावनाओं पर बर्बाद करते रहेंगे जो हमें लगातार खुशी से दर्द की ओर ले जाती हैं, और हमारे पास उन अभ्यासों को करने के लिए प्रोत्साहन नहीं होगा जो हमें अनुमति देंगे हमारी चेतना को जगाने के लिए। इस केंद्र से संबंधित इंद्रिय गंध है। गंध इस केंद्र को सक्रिय करती है। आप देख सकते हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं तो कितनी धीमी और गहरी सांसें हमें शांत करती हैं। ये केंद्र जिस दोष का प्रबंधन करता है वो वासना है। चूंकि यह हमारी वासना ही है जो हमारी आंतरिक आग को भड़काती है और हमें उस विशिष्ट भावनात्मक जलन का एहसास कराती है। चौथा केंद्र यह निम्नतर बौद्धिक है। ये स्थित है हृदय के स्तर पर, रीढ़ की हड्डी पर। यह मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है और इसका कार्य सोचना है, योजना बनाना, प्रोजेक्ट करना, याद रखना। हम कुछ भी करने से पहले योजना बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि विचार ही कार्यों का मूल है। जब हम सोचते हैं, भले ही हम इसे नहीं जानते हो, हम सृजन करना शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे कार्यों की गुणवत्ता हमारे विचारों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। इसलिए हमें इस केंद्र का आत्मनिरीक्षण करना सीखना होगा। चूंकि हम अपने मन का निरीक्षण नहीं करते, इसलिए हम उसे तोते की तरह बोलने देते हैं और वो बहुत सारी ऊर्जा खर्च करता है। दरअसल सोचने का सबसे अच्छा तरीका सोचना नहीं है और यह जानना है कि दिल की आवाज कैसे सुनी जाए। जब हम आंतरिक मौन तक पहुंच जाते हैं तब हमारे भीतर पिता का ज्ञान अंतर्ज्ञान के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर सकता है, जो शुद्ध ज्ञान है। इस केंद्र को संचालित करने वाली इंद्रिय श्रवण है और जिस अवगुण से इसका संबंध है वो अभिमान है। पांचवा है मोटर केंद्र। स्थित है स्वरयंत्र के स्तर पर, कशेरुक स्तंभ पर। मोटिव ऊर्जा का प्रबंधन करें। चूंकि यह आंदोलन का केंद्र है, वो हमारे सभी कार्यों और शब्दों का पर्यवेक्षण करता है। हमारे अहंकार से प्रेरित ये केंद्र पूरी तरह से यांत्रिक है, हम लाश हैं। कुछ करना सीखें और आंदोलन को तब तक परिपूर्ण करें जब तक कि विचार प्रक्रिया शामिल न हो जाए। जैसा कि हमने अपने दांत ब्रश करना, चलना, गाड़ी चलाना सीखा है और हम इसे पहले से ही चेतना की भागीदारी के बिना करते हैं।
हम इसे यंत्रवत रूप से करते हैं, कुछ और सोचते और महसूस करते हैं, जबकि शरीर यंत्रवत रूप से क्रिया करता है। ये केंद्र इच्छा शक्ति का प्रबंधन करता है और चूंकि यह हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों द्वारा प्रबंधित होता है, इसलिए हमारे कार्य उनसे प्रभावित होंगे। इसलिए हम अहंकार के शब्दों, कार्यों और चूक के प्रति सद्भावना रखते हैं। बुराइयों, पार्टियों, झगड़ों, व्यभिचारों, आलस्य आदि के प्रति सद्भावना और अंतरात्मा की चीजों के लिए बहुत बुरी इच्छा, जैसे ध्यान करना, दोषों को दूर करना, आध्यात्मिक रूप से जन्म लेना, मानवता के लिए खुद को बलिदान करना आदि। और दुर्भाग्य से हम मनुष्य जो सबसे अधिक करते हैं वो किसी भी प्रकार की बकवास करना है, और हम लगभग कभी भी उपयोगी बातें नहीं कहते या करते हैं। इस प्रकार अनाड़ीपन से इस केंद्र की ऊर्जा खर्च करते हैं। इस केंद्र को संचालित करने वाली इंद्रिय ही दृष्टि है और दोष है क्रोध। वे पहले 5 केंद्र थे और वे केंद्र हैं जो हमारे भीतर गिरे हुए और असंतुलित हैं, क्योंकि अहंकार द्वारा स्वयं को प्रकट करने और हमारी ऊर्जा को खिलाने के लिए उनका लगातार उपयोग किया जाता है। अब आइए उन केंद्रों पर नजर डालें जो गिरे हुए नहीं हैं और जो संतुलित रूप से कार्य करते हैं। वे हमारे 2 उच्च केंद्र हैं जो सक्रिय होने पर हमें आत्मनिरीक्षण करने, स्वयं का मूल्यांकन करने, अपने भीतर आमूलचूल परिवर्तन करने और अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति देंगे। इन दोनों में से पहला है हाई इमोशनल सेंटर। ये पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोफिसिस में स्थित है। ऊर्जा का प्रबंधन करे चेतना का। इसका कार्य है न्यायाधीश, प्रभावों को मापे। ये केंद्र जिस भावना का प्रबंधन करता है वो आत्म अवलोकन या दूरदर्शिता की भावना है, और अधिकांश मनुष्यों में आत्मनिरीक्षण की भावना उपयोग की कमी के कारण क्षीण हो जाती है। आत्म अवलोकन की इस भावना, इस तीसरी आंख को पुनर्जीवित करने के लिए हमें अपना ध्यान अपनी दुनिया की ओर निर्देशित करना शुरू करना होगा। आंतरिक उन सभी मनोवैज्ञानिक दोषों की खोज करना जो लगातार हमारे अंदर प्रकट होते हैं और जो हमारे सभी संघर्षों और बुरी प्रतिक्रियाओं का असली कारण है, और हमें बेरहमी से आंकना शुरू कर दें। दोष इस केंद्र से संबंधित है लोलुपता, चूंकि लोलुपता हमारे असंतुलन को दर्शाती है, चरम सीमा तक जाने की वो प्रवृत्ति। अंतिम वाला उच्च बौद्धिक केंद्र है। ये पीनियल ग्रंथि में स्थित होता है। शुद्ध आत्मा की ऊर्जा का प्रबंधन करें। इसका कार्य जानना है, सेंस पॉलीविजन है। इस केंद्र से संबंधित दोष है ईर्ष्या, जो कि बुद्धि की कमी के कारण होता है। अब जब हमने 7 केंद्रों और उनके कार्यों को देख लिया है, तो आइए इन केंद्रों की वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सभी मनुष्यों में केंद्र असंतुलित हैं, क्योंकि शायद ही कोई वास्तव में स्वयं पर काम करने में रुचि रखता है, और लगभग सभी मनुष्य स्वयं को नहीं जानते। इस कारण से हमें इन केंद्रों को जानकर काम शुरू करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को उन दोषों को दूर करने में बर्बाद करना बंद करना चाहिए जो इसे हमसे चुराते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग अपने अंदर श्रेष्ठ रचनाएं बनाने के लिए करना शुरू करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि केंद्र सहज ज्ञान, ऊर्जा के उत्पादक के रूप में सभी निचले केंद्रों को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। रात के दौरान जब भौतिक शरीर आराम करता है, तो ये केंद्र प्रत्येक निचले केंद्र को अगले दिन ठीक से काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा प्रदान करता है, और अतिरिक्त ऊर्जा यौन केंद्र में जमा हो जाती है। की शुरुआत में हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूरी बैटरी के साथ शुरुआत करता है, और जब भी हम किसी केंद्र का उपयोग करते हैं तो हम ऊर्जा खर्च करना शुरू कर देते हैं। चूंकि हम आत्मनिरीक्षण में नहीं हैं और मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, जिस क्षण से हम जागते हैं, हम लगातार अपनी मानसिक ऊर्जा को सभी प्रकार के बेकार और अनावश्यक विचारों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी प्रेरक ऊर्जा सभी प्रकार के अनावश्यक शब्द बोलने में खर्च करते हैं, और इसलिए अपने केंद्रों की सारी ऊर्जा खर्च करते हैं। जब हम दोपहर को पहुंचते हैं तो हम पहले ही अपने केंद्रों की ऊर्जा समाप्त कर चुके होते हैं और हम थका हुआ महसूस करते हैं, और कार्य जारी रखने के लिए केंद्र यौन केंद्र से ऊर्जा चुराते हैं। बदले में यौन केंद्र के कार्य करने के लिए
उसके पास केवल यही है अधिशेष ऊर्जा बाकी केंद्रों से, क्योंकि यह पहले उनके द्वारा दिन के दौरान लूटा गया था। मामले को बदतर बनाने के लिए बहुत कम मनुष्य सुपरसेक्स के बारे में जानते हैं, और जब वे सेक्स करते हैं तो वे संभोग के माध्यम से ऊर्जा खींचने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हमारे आनंद के लिए सभी ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा के इस निरंतर कुप्रबंधन के साथ हमारे ऊर्जा केंद्र पूरी तरह से असंतुलित हैं, और इस प्रकार हमारे पास सचेत रूप से खुद को प्रकट करने की ऊर्जा नहीं है। हमारे पास सेक्स के माध्यम से ऐसा शरीर या वाहन बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है जो हमें उच्च आयामों में स्थायी उपस्थिति और चेतना रखने की संभावना दे सकता है। अब हम केंद्रों को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि हम केंद्रों को संतुलित करना चाहते हैं तो हमें उनका अवलोकन करना शुरू करना होगा। दूसरा कदम ऊर्जा बचाना सीखना है ताकि यौन केंद्र को लूटा न जाए। इसलिए हमें जो करना है वो आत्मनिरीक्षण की भावना को जागृत करना शुरू करना है। हर समय अपने ध्यान को अंदर की ओर निर्देशित करना है ताकि उन दोषों की खोज की जा सके जो हमारे केंद्रों के माध्यम से खुद को प्रकट करना चाहते हैं। हम अपने सभी शब्दों, कार्यों, विचारों और भावनाओं को सत्यता के फिल्टर के माध्यम से पारित करके, इस पर विचार करके कि क्या हम जो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या कह रहे हैं वो सच, निष्पक्ष या हमारे अस्तित्व, हमारे विवेक के लिए फायदेमंद है या नहीं, इसकी खोज करेंगे। या यदि यह हमारी अपूर्णताओं में से किसी एक की अभिव्यक्ति मात्र है, अगर ऐसा है तो उसे मरना ही होगा। इसलिए केंद्रों को संतुलित करने के लिए हमें सीधे 4 का अभ्यास शुरू करना चाहिए। सीधे सोचें, महसूस करें, बोलें और कार्य करें। सही सोच क्या है? जब मैं किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करता हूं तो मुझे यह अवश्य सोचना चाहिए कि क्या वो विचार मेरे अस्तित्व से है या किसी दोष से है। अगर मैं देखूं कि यह, उदाहरण के लिए, चिंता या दंभ, आलोचना या गपशप, वासना आदि का विचार है, और मैं समझता हूं कि यह एक दोष है, मुझे इसे खत्म करने के लिए अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, मानसिक रूप से उससे पूछना चाहिए, दिव्य मां इस दोष को खत्म करें, और आत्मनिरीक्षण जारी रखें। भावनाओं, शब्दों और कार्यों के साथ भी ऐसा ही। सही भावना क्या है? इस पर विचार करें कि क्या आप जो भावना महसूस कर रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा से आती है या ये कोई मनोवैज्ञानिक दोष है। यदि, उदाहरण के लिए, हम चिंता, भय, क्रोध, उदासी, भावुकता, ईर्ष्या आदि महसूस करते हैं, हम सहज ही जान लेते हैं कि यह भावना अंतःकरण से नहीं, दोष से है और नष्ट होनी ही है। सही कार्य क्या है? मुझे इस पर विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि मैं जो कर रहा हूँ वह यांत्रिक रूप से किया जाता है तो ये यांत्रिक क्रिया मेरे अस्तित्व से नहीं है, यह एक दोष से है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। सही वाणी क्या है? यदि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य, पर्याप्त या उपयोगी नहीं है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। सही ढंग से सोचने का मतलब है न सोचना और दिल की आवाज सुनना, जो कि अंतर्ज्ञान है। सही भावना हमारी भावनाओं को हर समय पसंद से नापसंद की ओर नहीं जाने देती है, बल्कि संतुलन विकसित करती है। सही कार्य एकाग्र होकर कार्य करना है, इसके विपरीत कार्य यांत्रिक है। जब आपको जो कहना है वो उचित, उपयोगी या सत्य न हो तो चुप रहना ही सही बोलना है। इस रणनीति का अभ्यास करके हम ऊर्जा बचाना शुरू कर देंगे, और यह हमें सेक्स का बुद्धिमानी से उपयोग करके अस्तित्व के श्रेष्ठ निकायों का निर्माण करने की अनुमति देगा, जो हमें सभी आयामों में पूर्ण प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देगा। और खैर, यह आज का विषय रहा है। हमसे जुड़ने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। कोई भी प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में छोड़ा जा सकता है। हम आपको अगले सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसमें हम आयामों के बारे में बात करेंगे और वे हमारे अंदर कहाँ हैं। अगली बार तक